नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। सेबी की चेयरमैन माधवीपुरी बुच के सेबी चेयरमैन के तौर पर दिन पूरे हो गए हैं। जो खबरें सूत्रों से मिल रही हैं अलग अलग कॉर्नर से, उनके मुताबिक कभी भी आप माधवीपुरी बुच के इस्तीफे की खबर सुन सकते हैं। 5 तारीख के बाद काउंटडाउन शुरू हो जाएगा और ये माना जा रहा है कि दिवाली आते आते या दिवाली आने से पहले माधवीपुरी बुच को पद छोड़ना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने माधवीपुरी बुच के विकल्प की तलाश भी शुरू कर दी है। कई नाम चल रहे हैं, जिसमें सबसे अहम नाम एक ऐसे व्यक्ति का है जिसको अडानी ग्रुप अपनी तरफ से पुश कर रहा है, जिसके लिए ताकत लगा रहा है। इस वीडियो में अभी थोड़ी देर बाद हम उस नाम पर भी चर्चा करेंगे। ये भी बातचीत करेंगे कि अडानी ग्रुप को उसमें रुचि क्यों है। सबसे पहले बात करते हैं कि माधवीपुरी बुच के जाने से सरकार पर क्या असर पड़ेगा, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो माधवीपुरी बुच के ऊपर आरोप लगते रहे हैं, और इसके साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि इस समय माधवीपुरी बुच का जाना सरकार के लिए किस तरह से परेशानी का सबब बन सकता है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। माधवीपुरी बुच उस समय जा रही हैं जब भारत की वित्त मंत्री के खिलाफ एक अदालत के आदेश पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामला है, याद कीजिए वो जो पूरी स्टोरी आपको दिखाई थी इलेक्टोरल बॉन्ड वाली, और उसमें बहुत सारे मामले इस तरह के हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा दिया, उसके खिलाफ जांच धीमी हो गई, चंदा दे दिया, जमानत मिल गई। इस तरह के बहुत सारे मामले अलग अलग जो मैंने आपको बताए थे और बहुत सारी जगहों पर मीडिया में आए थे। उन सभी मामलों के आरोपों की जांच निर्मला सीतारमण को देनी पड़ सकती है, मतलब जांच पे सफाई। और इस तरह से अगर देखा जाए तो ये एक महत्वपूर्ण वित्त मंत्री का पद। देखिए, 3 धुरी हैं किसी भी देश में पूरी आर्थिक व्यवस्था की। एक तो सीधे सीधे, चौथा तो एक सीएजी भी है, लेकिन वो गवर्नेंस का मसला ज़्यादा है। पहली धुरी है भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, दूसरा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और तीसरी धुरी है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जो शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ जितना भी मामला है, जो कंपनी कानून से जुड़ा हुआ मामला है, कंपनी के कॉरपोरेट गवर्नेंस, दूसरी चीज़ों से जुड़ा हुआ मामला है, यानी प्राइवेट सेक्टर को पूरी तरह से कंट्रोल करने वाला जो मामला है, वो सेबी के पास रहता है। तो अब आप सोचिए, सरकार का जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो संकट में पड़ गया है क्योंकि एफआईआर हो गई है। एफआईआर ऐसे राज्य में हुई है जो कांग्रेस की सरकार है। दूसरा मसला जो सबसे ज़्यादा खतरनाक फंस गया, वो फंस गया सेबी चेयरमैन का। अब सरकार की दिक्कत ये है, सेबी चेयरमैन को तो उसको बदलना ही था। क्यों बदलना था? क्योंकि सेबी चेयरमैन के ऊपर एक के बाद एक कई सारे आरोप लगाए थे, और वो आरोप जो थे वो सारे के सारे एक सिलसिलेवार आरोप थे। उनमें सारी चीज़ें एकदम कागज़ पे साफ हैं। इन चीज़ों का खंडन भी ना तो माधवीपुरी बुच कर पाई, ना उनके पति कर पाए। इस बहाने पूरा उनका रिकॉर्ड खुद गया। एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दूसरे लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके ऊपर उन आरोप लगा कि उन्होंने महिंद्रा ग्रुप से पैसे लिए। उनके ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने जो है वो अडानी ग्रुप की बहुत सारी कंपनियों में पैसे लगाए हुए थे, एक ऐसे फंड में पैसे लगाए हुए थे जो अडानी के शेयर खरीदता है, और उसके बावजूद वो अडानी की ही जाँच कर रही है। तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला था। तमाम सारे, पवन खेड़ा ने एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। एक रेंटल इनकम का भी सवाल उठा था, जिसमें एक ऐसी कंपनी के से बहुत मोटे दाम पे इनका मकान उस कंपनी ने किराए पे ले लिया था, जिस कंपनी को सेबी से कुछ काम पड़ता था। और बाद में ये कहा गया कि साहब वो हमको थोड़ी पता था कि उस कंपनी ने किराए पे लिया है। हिंडनबर्ग का मामला भी आ गया है। आरटीआई में सेबी ने जवाब देने से मना कर दिया। मतलब कुल मिला के 15-20 हमले इस बीच में सेबी की चेयरमैन पे हुए हैं, और वो अपने आप को अच्छी तरह से डिफेंड नहीं कर पाई हैं। देखिए, सरकार में मोदी जी बैठे हो, कोई बैठा हो, वो आपको एक हद तक सपोर्ट कर सकता है। आपको अपनी बैटिंग खुद करनी पड़ेगी।
ये नहीं हो सकता कि वो आपकी तरफ से सरकार कूद पड़े, और कूदी भी इस मामले में तो सेबी चेयरमैन की तरफ से भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल लगातार खुल के सामने आई थी, क्योंकि मामला अडानी से जुड़ा हुआ था। लेकिन उसके बावजूद ये कोई खास तर्क सफाइयां लेकर नहीं आ पाई। तो सरकार ने अभी जब अगला सत्र हो, संसद का झंझट हो, उससे पहले इनको शांति से विदा करने का प्लान बना लिया। तो इनको अब माना जा रहा है कि सेबी चेयरमैन के तौर पे इनका इस्तीफा हो जाएगा। आज ऐसे सेबी की एक बहुत इंपॉर्टेंट बैठक हो रही है, उस बैठक में भी एक बड़ा आरोप, गंभीर आरोप इनके खिलाफ डिस्कस होने जा रहा है। वो ये है कि इन्होंने पूरे सेबी में टॉक्सिक वर्क कल्चर बना दिया, यानी ऐसा माहौल बना दिया जिसमें काम करना मुश्किल है, और बड़ी संख्या में कर्मचारी उतर के आ गए थे, और ख़ास तौर पे बड़े सीनियर लेवल के कर्मचारी, जिन्होंने ये कहा था कि जो अधिकारी हैं वहाँ के सेबी के, कि भैया इनके साथ काम करना बड़ा मुश्किल है, याद कीजिए खुलासों के बाद में। तो उस पर आज डिस्कशन हो रहा है, लेकिन ये इस्तीफ़ा देंगी या हटाई जाएंगी, इसको लेकर कोई प्रपोजल उनके आज के एजेंडा में नहीं है। इसलिए ये जोड़ के मत देखिए कि आज के एजेंडा में इनको हटाने का फैसला होगा, फैसला ऊपर से ही होगा। ये खुद इस्तीफ़ा देंगी, इनको कहा जाएगा आप इस्तीफ़ा दीजिए, और इनका एक रिप्लेसमेंट जो सरकार ढूंढ रही है या ढूंढ के रखा हुआ है वो तैयार रखा हुआ है। तो अब कौन सा रिप्लेसमेंट होने वाला है, वो कौन सा नाम है जो सेबी चेयरमैन के तौर पर अगला व्यक्ति हो सकता है? दिलीप कुमार नाम के व्यक्ति हैं। दिलीप कुमार फिल्मी नाम है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे उनका पूरा नाम है दिलीप कुमार खारा। दिलीप कुमार खारा कौन है? वो हैं जो एसबीआई के चेयरमैन रह चुके हैं। उनका बहुत लंबा एक रिकॉर्ड है, बैकग्राउंड है। उन सारी चीज़ों पे जाने के बजाय हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि दिलीप कुमार खारा का नाम सबसे ऊपर क्यों चल रहा है। दिलीप कुमार खारा का नाम सबसे ऊपर इसलिए चल रहा है क्योंकि जो उस वित्तीय क्षेत्र के लोग हैं, सरकार के नज़दीक लोग हैं, उनका मानना यह है कि दिलीप कुमार खारा अडानी को सबसे ज़्यादा पसंदीदा कैंडिडेट है। पहले तो सवाल ये उठता है कि अडानी कौन होते हैं ये तय करने वाले कि सेबी का चेयरमैन कौन हो, लेकिन पिछले चेयरमैन के जिस तरह से अडानी के साथ में कनेक्शन निकले हैं और उनका रिकॉर्ड अडानी से जुड़ा हुआ पाया गया है, उनके हस्बैंड की बहुत सारी चीज़ें पाई गई हैं, तो उसको देखते हुए लगता है कि हो सकता है कि इस बार भी चेयरमैन अडानी जी अपना प्रभाव छोड़ें चेयरमैन के चयन में। एक तो ये आधार है। दूसरा, बहुत सारी नीतियों को लेकर, दूसरी चीज़ों को लेकर हमेशा खारा साहब चर्चाओं में रहे। अब खारा साहब का रोल क्या था? आप अगर हिंडनबर्ग रिपोर्ट पे जाएंगे तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट कहती थी कि गड़बड़ तरीकों से अपनी वेल्थ को बढ़ाकर अडानी जी अपने शेयर का रेट बढ़ा लेते थे, खुद ही अपने शेयर खरीद के, और जब वो रेट बढ़ जाता था तो फिर वो उस पैसे से बाजार से लोन उठाते थे, और बड़ी संख्या में बहुत बड़ी बड़ी रकमें बार बार अगर कहीं से उठाई गई हैं तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से उठाई गई हैं। और ये जो दिलीप कुमार खारा साहब थे, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उसी समय चेयरमैन थे जिस जमाने में अडानी जी ने ये लोन लिए। अब होता क्या, जब खारा साहब बनेंगे तब लोग ये खुलासे करेंगे और तब मेरा वीडियो पुराना हो जाएगा, मैं इसको दोहरा नहीं पाऊंगा, इसका मुझे कई बार नुकसान होता है। खैर, तो खारा जो है उसको लेकर इसीलिए अडानी की बहुत सारी रुचि है, और मोदी सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं उनके हिसाब से भी एसबीआई चेयरमैन के तौर पर खारा ने काम किया। खारा को लेकर कई सारी कंट्रोवर्सीज जुड़ी रही हैं। अब हम ये समझते हैं कि कब कब अडानी के खारा साहब काम आए हैं। अब खारा साहब जब एसबीआई के चेयरमैन बने तो उसके पीछे एक पुराना मामला था जिसमें माना गया कि अडानी जी की खारा साहब ने बहुत मदद की, उसके बदले में इनको एसबीआई का चेयरमैन बनाया गया था। ऐसी बातें, चर्चाएं लोग करते हैं, इसका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, कोई चिट्ठी नहीं लिखता है, इसलिए इसका कोई सबूत नहीं दिया जा सकता, लेकिन बनाया गया था। और उसमें अगर आप देखें तो उसमें सबसे बड़ा जो इशू था वो था चार्मी चील कोल प्रोजेक्ट, ऑस्ट्रेलिया का जो कोयले का खदान का प्रोजेक्ट था, जिसको बहुत सारी दिक्कतें थी, एनवायरनमेंट के इश्यूज से, दूसरी चीज़ें थी, उनको लेकर उसको लोन मिलने में दिक्कत आ रही थी, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो खदान अडानी जी चालू नहीं कर पा रहे थे, और उनको पूरी दुनिया में कोई भी बैंक लोन देने को तैयार नहीं था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो खदान बहुत विवादास्पद थी। और जब पूरी दुनिया में कोई लोन नहीं दे रहा था तो एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने,
उस प्रोजेक्ट को लोन दिया था। उस समय खारा साहब एसबीआई के चेयरमैन नहीं थे, लेकिन माना जाता है कि खारा साहब ने उन दिनों अडानी साहब की काफ़ी मदद की थी, जिसके कारण उनको ये लोन मिला था। हालांकि जब दुनिया भर में विवाद बढ़ा तो 2020 में ये प्रोजेक्ट जो है इससे एसबीआई ने हाथ खींच लिया और अडानी जी का वो सपना अधूरा रह गया, वो उनको लोन नहीं मिला। इसमें खारा का सीधे सीधे कोई रोल नहीं है, लेकिन $500 मिलियन का यानी $5 करोड़ का 50 करोड़ डॉलर का वो लोन था। इसके अलावा अडानी ग्रीन एनर्जी को भी 2020 से 23 के बीच में जब खारा साहब का टेन्योर था, तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को भी, जो अडानी का रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है, उसको भी एसबीआई ने खूब सारा फाइनेंस किया और विंड एनर्जी वाले को फाइनेंस किया। और उसमें खारा साहब जो है वो उस समय चेयरमैन थे जब एजीएल यानी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को लोन मिला। और ये माना जा रहा था कि जो लोन मिला उसमें बहुत सारे शेयर गिरवी रख के लोन दिया गया था, और वो शेयर का दाम जब गिर गया हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद, तो एसबीआई का पैसा एक तरह से फंस गया। आप सोचिए, आपने शेयर का दाम में हवा भर दी, और जब हवा भर के मोटा शेयर हो गया तो मोटा शेयर दे के लोन ले लिया। अब पता चला कि उस शेयर की हवा निकल गई, तो जितना लोन दिया था उससे कम दाम रह गया, तो एसबीआई का पैसा फंस गया था इस तरह से। और किसी तरह से उन्होंने अडानी से कहा कि भैया और सारे बॉन्ड और वो चीज़ें हमको प्लेज करो, ताकि हम आपका जो है लोन हमने ज़्यादा का दिया हुआ है, आपके शेयर कम पैसे के गिरवी हैं क्योंकि आपके शेयर का दाम गिर गया है। अब ये शेयर लेकर लोन देना, शेयर क्या है? एक हवाई चीज़ है ना, वो कोई मूर्त चीज़ नहीं है। शेयर का दाम हवाई चीज़ है, मार्केट है, कल चढ़ गया परसों गिर गया, उसके बेसिस पे खारा साहब ने अडानी साहब को लोन दे दिया था। ऐसे ही उनकी दूसरी कंपनी है अडानी पोर्ट और एसईजेड, उसको भी उन्होंने काफ़ी सारा लोन दिया, और साथ साथ अडानी एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स को भी खारा साहब से लोन मिला। 2019 में उनको एयरपोर्ट मिले थे, 20 से 23 के बीच में खारा साहब ने उनको बहुत सारा फाइनेंशियल सपोर्ट दिया। अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड भी एक कंपनी है, और उसको भी 21-22 के दौरान खारा साहब ने काफ़ी मोटा लोन दिया। होलसिम एक्विजिशन, होलसिम सीमेंट को जब अडानी साहब खरीद रहे थे, उसका कब्जा ले रहे थे, उसको खरीद रहे थे, उसके लिए भी 2022 में खारा साहब ने बहुत सारा पैसा अडानी जी को फाइनेंस कर लिया। आप सोचिए कि ये जो दौर था 20 से 23 के बीच में, खारा साहब जब तक रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तब दिलीप कुमार की तरफ से दिल खुला हुआ था, और अडानी जी को एसबीआई ने कभी पैसे की कमी आने नहीं दी। तो ये जो बैकग्राउंड है खारा साहब के अडानी के जुड़ाव का, अभी तो आगे देखिए अब हिंडनबर्ग वगैरह लोग से एक्टिव हो गए होंगे, वो निकाल रहे होंगे चीज़ें, और उसको निकालने के साथ साथ ये नई चीज़ें आएंगी। तो निचोड़ की बात यह है कि ये जो खारा साहब हैं, दिलीप कुमार खारा साहब, इनका नाम टॉप पे चल रहा है सेबी के चेयरमैन के तौर पे, और अडानी ग्रुप खारा साहब को इसलिए चाहता है कि वो सेबी के चेयरमैन बने, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उसकी रिलेशनशिप खारा साहब के साथ बड़ी कंफर्टेबल है। अगर आप इसको देखें तो अडानी जी की पूरी जांच, पूरी चीज़ें, सब कुछ सेबी के हाथ में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ी चतुराई से सेबी को अंतिम अथॉरिटी बना दिया कि वो जिसको चाहे क्लीन चिट दे दे, जिसको चाहे बंद कर दे। अब चंद्रचूड़ साहब ने क्या सोच के किया होगा वो अलग मसला है, इस पर विवाद आया है, इस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, और गंभीर सवाल हैं ये, क्योंकि ये जांच बहुत गंभीर जांच थी जिसको पूरी निष्पक्षता के साथ होना चाहिए था, लेकिन पूरा सिस्टम जिसमें सुप्रीम कोर्ट पर भी प्रश्न है, अडानी साहब को बचाने में लग गया। अब आप समझिए कि सेबी के चेयरमैन के जगह पे विवादास्पद आदमी का रहना देश के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, इससे अंदाज़ा लगाएं। क्योंकि शेयर बाज़ार जो है भारत का, उसमें सिर्फ भारत के लोग पैसे नहीं लगाते हैं, उसमें बड़ा सारा फॉरेन का इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट आता है। बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां हैं जो हमारे शेयर बाज़ार में पैसा लगाती हैं। वो कंपनियां चाहती हैं कि जब भारत के बाज़ार में वो पैसा लगाएं तो उनको तस्वीर साफ दिखाई दे। क्यों? क्योंकि वो जो साफ तस्वीर है, सूचना है, ट्रांसपेरेंसी है, उसी के आधार पर वो पूरा हिसाब किताब लगाती हैं, और उनको लगता है कि इस जगह पे पैसा लगाने से हमको फ़ायदा होगा और इस जगह पैसा लगाने से हमको नुकसान होगा। लेकिन अगर
सेबी के जगह पे कोई ऐसा ग्रे एरिया है जिसके कारण उन लोगों को साफ तस्वीर दिखाई नहीं देती है, तो उनको ये लगेगा कि भाई भारत में अगर हम पैसे लगाएं तो ये रिस्की हो सकता है, क्योंकि कुछ नहीं पता। जैसे मैंने आपको अडानी का एग्जाम्पल दिया, अडानी के खिलाफ अब कितना भी बड़ा मामला खुल के आ जाए, कितना भी कुछ निकल आए, अडानी का शेयर नहीं गिरता है। तो विदेशी कंपनियां देख रही हैं कि वो कौन सा जादू है, और अगर इस तरह के जादू चलते रहेंगे तो भैया वो अपना पैसा जोखिम में क्यों डालेंगे। अभी और भी चीज़ें हैं, जैसे आज मार्केट गिरा है तगड़ा वाला, लेकिन वो मिडिल ईस्ट के बताया जा रहा है डेवलपमेंट के कारण गिरा है, लेकिन इसमें ये खबरें भी हैं कि माधवीपुरी बुझ जाने वाली हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि नवंबर तक हिंडनबर्ग ने पोजीशन ली हुई है। पोजीशन लेने का मतलब होता है कि नवंबर तक के लिए उसने उधार शेयर लिए हुए हैं और वो शेयरों को बेच चुका है, यानी 1 रुपये का शेयर उधार लेके 1 रुपये में बाजार में बेच दिया। नवंबर तक उसने ये वादा किया है कि वो शेयर में आपको लौटा दूंगा 1 रुपये वाला। अब हिंडनबर्ग की कोशिश होगी कि नवंबर तक किसी भी हालत में वो 1 रुपये के शेयर का दाम 50 पैसे कर दे, 75 पैसे कर दे, ताकि सस्ते में बाजार से खरीद के वो शेयर उसे लौटा दे जिससे उसने उधार लिया है। तो बार बार वो हमले करेगा अडानी ग्रुप पे, सेबी पे, वगैरह वगैरह। तो ऐसी स्थिति में सरकार की एक नीयत ये भी हो सकती है कि हिंडनबर्ग की पोजीशनिंग का जो टाइम है नवंबर तक का, वो निकल जाए, उसके बाद माधवीपुरी बुश से इस्तीफा लिया जाए। लेकिन अगर ये टाइम नहीं निकलता है, इसका मतलब यह होगा कि भारत सरकार भी कुछ ऐसी फोर्सेस के साथ अलाइंड है जो हिंडनबर्ग की मुनाफा वसूली करवाना चाहती है। अब आप कहेंगे आप कैसी बातें कर रहे हैं, तो ये कोई छोटे खेल नहीं होते हैं, आसान खेल नहीं होते हैं। बहुत सारे डीप स्टेट, डार्क स्टेट की बातें मैं आपको बता चुका हूँ। मैं आपको एक पॉलिटिकल भविष्यवाणी कर रहा हूँ। हरियाणा से बीजेपी जाएगी, कश्मीर से बीजेपी जाएगी, महाराष्ट्र से बीजेपी जाएगी, और स्टेट्स से बीजेपी के जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। मैंने आपको बताया था कि केंद्र की सरकार खतरे में नहीं है, तो वो आपने देख लिया नहीं है, और केंद्र से बीजेपी के जाने की गुंजाइश अभी नहीं है। पहले राज्यों से बीजेपी जाएगी। ये पूरा एक सिंक्रोनाइज तरीके से जो कुछ हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी जा सिर्फ ये नहीं कि कोई उसको हटा रहा है, भारतीय जनता पार्टी खुद इन चुनावों को ऐसे लड़ रही है कि वो हार जाए। आप लगातार देखते जाइए। और वो इसलिए नहीं लड़ रही है कि उसको हारने का शौक है, वो इसलिए लड़ रही है कि उसको इन राज्यों की सत्ता को हैंडओवर करना है। अब ये कहाँ से, कैसे, कौन सी फोर्सेस हैं जो इसके पीछे काम कर रही हैं, ये एक अलग कहानी है जिसको मैं यहाँ जिक्र नहीं कर सकता हूँ। ये गंभीर मामले हैं। उसी तरह के मामले ये फाइनेंस वाले हैं। एक खबर आती है कि भारत का व्यापार घाटा बढ़ गया है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया है, माफ़ कीजिए करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया। इस बीच में खबर आती है कि भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया है, यानी भारत के जो पैसे भारत खर्च करता है वो ज़्यादा हो गए हैं, भारत की आमदनी कम हो गई है। ये अंतर तो था, लेकिन ये अंतर बहुत बढ़ गया है, फिर ज़्यादा बढ़ गया है। ये खबर भी आ जाई है। और इस खबर के साथ ही ये भी खबर लगातार हम देख रहे हैं कि आंख बंद करके चीन से हम आयात किए जा रहे हैं। जब आप इतनी चीज़ें विदेशों से मंगाओगे तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा। दुनिया में सबसे बड़े हथियारों के आयातक अगर आप बनोगे तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा। आप ये तो आंकड़ा बताते हो कि एप्पल और सैमसंग और ये सब लोग भारत में असेंबल करके कितने मोबाइल बाहर भेज रहे हैं, इसको छिपा जाते हो कि वो कितने मोबाइल फ़ोन के हिस्से हैं, पुर्जे तो नहीं कहूँगा, हिस्से हैं जिनको आप चीन से मंगा रहे हो। वो चीन से, कोरिया से कितना सामान भारत आ रहा है, वो कहाँ, सीट, पहिए, साइकिल की जो होती है, पहिए होते हैं, सीट होती है, फ्रेम होती है, वो कितने आप मंगा रहे हो और उसकी साइकिल बना के कितनी आप भेज रहे हो, ये आप मोबाइल फ़ोन के बारे में समझेंगे तब आपको एक्चुअल पता लगेगा कि हम मुनाफे में हैं या घाटे में हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास में विदेशों से अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ मोबाइल फ़ोन महंगा आ रहा हो और यहाँ से वो सस्ता जा रहा हो। तमाम तरह की डंपिंग भारत में हो रही है, दुनिया भर का सामान चीन से आ रहा है और हम लोग
सोलर सेल, सोलर पैनल वगैरह पे 100% ड्यूटी लगा दे रहे हैं। ये सब चीज़ें ये बताती हैं कि कोई भी सरकार इस तरह के फैसले नहीं करेगी जिससे देश का ही नुकसान हो। कोई भी सरकार इस तरह का काम नहीं करेगी। लेकिन अगर ये जानबूझ के किया जा रहा है, अगर ये हो रहा है जिसमें हमारा जो है वो इस तरह से करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा हो और हम लोग जानते हुए ये काम कर रहे हो, कल इंडियन एक्सप्रेस में बहुत डिटेल से स्टोरी है, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा आपको अलग से और जानकारियों को लेकर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बताती हैं, और इसलिए माधवीपुरी बुच को कोई भी सरकार अगर हिंडनबर्ग की पोजीशन से पहले हटाने चलती है तो वो एक खतरनाक खेल खेल रही है। लेकिन उसके बावजूद जो खबरें हैं वो ये कहती हैं कि इनको हटाया जाएगा। देश की वित्त मंत्री के खिलाफ एफआईआर हो रही है और केंद्र सरकार की भूमिका आप देख लीजिए, चुपचाप बैठा हुआ है। ये कोई छोटी चीज़ें नहीं हैं। वित्त मंत्री का बैकग्राउंड, वित्त मंत्री के अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट, ये सारी चीज़ें हमको पता है। तो कुल मिला के अभी इस खबर का निचोड़ ये है, फिलहाल के लिए इधर उधर नहीं जाएंगे, एक बड़ा बदलाव सेबी में हो सकता है। माधवीपुरी बुच के इस्तीफे के आसार बन रहे हैं। उनका जो नंबर 1 जो उनका विकल्प आने वाला है वो खारा साहब का नाम है, और खारा साहब का नाम आने का मतलब है काफ़ी हद तक हमारे देश की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगेगी, क्योंकि खारा साहब एक विवादित व्यक्ति हैं। लेकिन अडानी ग्रुप चाहता है और बहुत सारे सत्ता के गलियारे के लोग चाहते हैं कि खारा ही एसबीआई के चेयरमैन होने के नाते उनकी भूमिका को देखते हुए एक उपयुक्त व्यक्ति हैं, इनको सेबी में बिठाया जाए। अब बीजेपी सरकार इस कंट्रोवर्सी को हैंडल कर पाती है, इन विवादों को खेल पाती है। खारा साहब के अपने इन्वेस्टमेंट तो कहीं अडानी क्या नहीं हैं, डायरेक्ट तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से, किसी शेल तरीके के ज़रिए तो नहीं है। ये सब जानकारियाँ तो सरकार के पास होंगी या फिर आने वाले समय में जो भी इन्वेस्टिगेशन होंगे उनसे निकल के आएंगी। इस पर निर्भर करेगा कि खारा साहब ही बनते हैं या कोई दूसरा बनता है। बहरहाल परिस्थितियाँ आपके सामने स्पष्ट हैं। नमस्कार, जय हिंद।